एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना की मेहनत और इत्तेहाद ने बीजेपी के ख्वाबों को आज चकनाचूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर टेस्ट कराने के फैसले के बाद अजीत पवार ने हथियार डाल दिए और नायब वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अजीत पवार के इस्तीफे के साथ ही बीजेपी के भी हौसले पस्त और अक्सरियत साबित करने की उम्मीद खत्म हो गई। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। फडणवीस ने ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान भी किया। दूसरी जानिब महाअघाड़ी ने उद्धव ठाकरे को अपना लीडर चुन लिया है। अजीत दादा हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र में आज दिन भर सियासी ड्रामा जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आते ही अजीत पवार ने नायब वजीर आला के ओहदे से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अजीत पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद जैसे महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर उबाल आ गया। सियासी गलियारों में बयानबाजियों का दौर जारी हो गया। इस खबर के कुछ ही देर बाद वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वजीर आला की कुर्सी छोड़ने का ऐलान किया। यानी फडणवीस महज 80 घंटे ही महाराष्ट्र के वजीर आला रहे। 3 पार्टियां एक साथ चर्चा करते करते 10 दिन से ज्यादा समय निकल गया, लेकिन ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी अपना तय नहीं कर पाए। इसका कारण यह था कि इनका कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम एक ही था, भारतीय जनता पार्टी को हटाना और सत्ता पाना। और इसलिए ये सारे लोग एकत्रित आकर, जिनकी वैचारिक भूमिका भी एक दूसरे से नहीं मेल खाती, 5 साल के लिए उद्धव ठाकरे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए, सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नो रोटेशनल चीफ मिनिस्टर, नो 5 years उद्धव ठाकरे। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान तो किया ही, साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनने वाली नई हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। इस तरह अब उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र का नया वजीर आला बनना तय माना जा रहा है। कल ही शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने अपने खेमे में 162 अरकान असेंबली होने का दावा किया था। 24 अक्टूबर को महाराष्ट्र के नतायज आने के बाद अब क्या महाराष्ट्र के लोगों को एक मजबूत सरकार मिलेगी, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। एनसीपी के सीनियर लीडर नवाब मलिक ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। इस मौके पर नवाब मलिक ने यह भी साफ कर दिया कि इस हुकूमत में किसी भी जात या मजहब के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र जी हो या नितिन गडकरी जी हो या दिल्ली के नेता हो, जिस तरह से वे सवाल उठा रहे हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं, हम आपको बता देना चाहते हैं कि शिवसेना का जन्म धर्म पर आधारित राजनीति के लिए नहीं हुआ था। शिवसेना जब बनाई गई, महाराष्ट्र के हितों के लड़ने के लिए बनाई गई थी, महाराष्ट्र की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए बनाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने बिगाड़ दिया था। हमें लगता है जो सरकार बनेगी, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श मान के सरकार बनाई जाएगी, रियाय का राज होगा। इस सरकार में किसी पर धर्म, जाति, भाषा के नाम पर कोई भी अन्याय नहीं होगा। महाराष्ट्र का विकास हो, जनता को न्याय मिले, इन सूत्रों को लेकर निश्चित रूप से हम सरकार चलाएंगे। और जो लोग सवाल कर रहे हैं कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, शायद कल उद्धव जी का भाषण उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि समीकरण जो महाराष्ट्र में बना है, ये सिर्फ 5 साल के लिए नहीं बना है, हम 5, 10, 15, 20, 25, 30 सालों तक ये समीकरण को आगे ले जाएंगे। निश्चित रूप से जो लोग उंगली उठा रहे हैं उसको जवाब मिलेगा। बाबरी मस्जिद मामले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करने का फैसला किया है। 5 एकड़ जमीन के मामले में फैसला बाद में किया जाएगा। आज लखनऊ में मुनक्किदा मीटिंग में वक्फ बोर्ड के मेंबर अब्दुल रज़ाक ने बोर्ड के मौक़िफ़ की मुखालफत करते हुए मीटिंग से वॉकआउट किया। ताहम बाकी मेंबरान ने इत्तेफाक राय से जफर फारूकी की सरबराही में नजरसानी की दरख्वास्त न देने का फैसला किया है। पेश लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। लखनऊ के माल एवेन्यू में वाक़ई सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दफ्तर में मीटिंग शुरू होने के फौरन बाद ही मीटिंग में हंगामा शुरू हो गया, जिसकी वजह बोर्ड के एक मेंबर अब्दुल रज़ाक का चेयरपर्सन और बाकी मेंबरान की आरा से इत्तेफाक न करना था।
वाज़ेह रहे कि कल 8 मेंबरान में से इमरान महबूद गैर हाजिर रहे, जबकि अब्दुल रज़ाक ने इख्तलाफ दर्ज किया और बाकी 6 मेंबरों और चेयरमैन ज़फ़र फारूकी ने इत्तेफाक राय से नज़रसानी की दरख्वास्त न देने का फैसला किया। ज़फ़र फारूकी ने 5 एकड़ ज़मीन के ताल्लुक़ से भी वजाहत पेश की कि बोर्ड के मेंबरान को इस ज़िम्न में किसी हतमी नतीजे पर पहुँचने के लिए अभी कुछ और वक्त चाहिए। सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने आज दिनांक 26/11/2019 की मीटिंग में बाबरी मस्जिद से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार किया, जिसमें बोर्ड ने आम राय से तय किया कि इस मामले में अब कोई पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की जाएगी, जबकि बोर्ड के एक सदस्य हैं जनाब अब्दुल रज़ाक खान साहब अधिवक्ता ने इस राय का विरोध किया। एकड़ जो भूमि है या इस संबंध में अग्रिम जो भी कार्रवाई होनी है उसके संबंध में गौर किया गया और ये तय पाया कि अभी बानी सदस्यगण इस मामले में और समय चाहते हैं अपनी राय बनाने के लिए, तो इसको अभी फिलहाल हमने कोई निर्णय न लें इसके ऊपर। मीटिंग के बाद ज़फ़र फारूकी ने एक सवाल के जवाब में ये भी वाज़ेह किया कि आखिर वो रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं दाखिल कर रहे हैं। बोर्ड के डिसीजन में मेजॉरिटी डिसीजन है कि रिव्यू नहीं दाखिल होना चाहिए। हमारा व्यू है कि दाखिल होना चाहिए रिव्यू। तो सर ये कितने लोग थे बोर्ड में जो 7 लोग थे, 7 और कितने लोगों ने कहा कि रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं होना चाहिए? 6 लोगों ने कहा, 7 हम हैं जो नहीं दाखिल होना चाहिए। और ये सिर्फ हमारा स्टैंड नहीं था, बल्कि जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो भी लोग इससे संबंधित रहे हैं पक्षकार, उनका सबका यही मानना था कि जो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में अंतिम चरण में सुनवाई में है, सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित हो गया है, फैसला जो आएगा उसको हम मान लेंगे, चाहे हमारे पक्ष में हो या हमारे हित में ना हो, हमारे खिलाफ हो, हम मान लेंगे। उस स्टैंड से हम नहीं हटे। हालांकि बोर्ड ने फैसला वही किया जिसका इजहार ज़फ़र फारूकी पहले ही कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक 5 एकड़ जमीन सरकार के जरिए बोर्ड को दी जानी है, इसलिए जमीन से मुताल्लिका नुकात पर गौर-व-खोज और फैसला उसी वक्त किया जाएगा। लखनऊ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर की रिपोर्ट। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को ये इख्तियार है कि वो बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़ा केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अर्जाश दाखिल करे या ना करे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कमाल फारूकी के मुताबिक बोर्ड नजरसानी की अपील को लेकर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुका है और बहुत जल्द अर्जाश दाखिल की जाएगी। कमाल फारूकी से बातचीत की हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़फ़र फारूकी ने कहा था कि वो अयोध्या तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोबारा से पुनर्याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करेंगे। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी कमाल फारूकी साहब मौजूद हैं। फारूकी साहब, जो उन्होंने कहा था आज बोर्ड में ने अक्सरियत से उसी पर मोहर लगा दी है। ठीक है, मुझे बोर्ड का अपना एक ओपिनियन है और वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको पूरा हक है कि वो जो भी फैसला लेना चाहे और उन्होंने किया है अपने हिसाब से, हम उसमें क्या कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ख़ास बात ये रही कि एक मेंबर ने ख़ास तौर से उसमें मुखालफत की और वो ये चाहते थे कि इस फैसले को चैलेंज किया जाए। जी, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे मेजॉरिटी से तो वो नहीं हो पाया, 7 के मुकाबले में 1, तो डेमोक्रेसी में तो 7 वाली बात चलेगी। तो 1 वालों के जो भी थे, जिनकी भी ओपिनियन रही होगी, लेकिन वो कैरी नहीं कर पाई और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने वो फैसला किया जो मेजॉरिटी का फैसला था। लेकिन जिस तरह से ये पूरी बात सामने आई है, अक्सरियत के साथ ये फैसला सामने आया है, उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड को एक तरह का धक्का लगा है, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो कहीं ना कहीं था बुनियादी तौर पर असल फरीक था। नहीं, आपसे किसने कहा कि असल फरीक सुन्नी वक्फ बोर्ड है? वक्फ बोर्ड एक पार्टी है, लेकिन बाकी उसके अंदर 5 और भी हैं जो कि वो रीजनल पिटिशनर्स हैं। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड तो आपको पता है क्योंकि वो सेंट्रल वक्फ एक्ट के ज़रिए गवर्न होता है, उसके अंदर नॉमिनेशंस होते हैं और उसके बाद फिर उसमें फैसले होते हैं। जहाँ तक बाकी और पार्टीज़ का ताल्लुक है वो इंडिपेंडेंट है और जहाँ तक रिव्यू का ताल्लुक है, रिव्यू तो कोई भी कर सकता है। पर्सनल लॉ बोर्ड, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड पीछे हट गया है, क्या पर्सनल लॉ बोर्ड अब इस मामले में विचार करेगा कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करे ना करे, या दाखिल करना तय कर लिया है? नहीं, हमारे यहाँ फैसले उस तरह के नहीं होते। हमारे यहाँ फैसले, आपने गौर किया होगा कि हमने
हमारे यहाँ बहुत ओपन डिस्कशन हुआ। इसके तमाम जो नुकात थे, इसकी जो अच्छाइयाँ, इसकी ख़राबियाँ, इसके जो नुकसानात हो सकते हैं, जो इसमें ख़तरात हो सकते हैं, उन सब के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। और हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आम तरह की गुफ्तगू हुई हो। उसमें बैरिस्टर्स थे, उसमें टॉप नॉच लॉयर्स थे, उसमें मुस्लिम जमातों के तकरीबन तमाम ज़िम्मेदारान मौजूद थे, उसमें ख़वातीन मौजूद थी, उसमें जो पॉलिटिकल सूझबूझ रखने वाले लोग होते हैं वो सब कुछ थे। उन सब ने अल्टीमेटली फैसला ये किया कि हमको करना चाहिए। उसमें से कुछ की ओपिनियन नहीं थी नहीं करना चाहिए, कुछ की ओपिनियन थी करना चाहिए, कुछ ने उसको, लेकिन अल्टीमेटली जो यूनानिमस फैसला हुआ वही हुआ कि नहीं, हमको रिव्यू करना चाहिए। तो अब यूनानिमस फैसला जब रिव्यू का हो गया तो इसके ऊपर हम नहीं समझते कि किसी किस्म की हमको फिर कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। और हमें किसी की उसमें ये ज़रूरत नहीं है कि कोई हमको इसमें क्रिटिसाइज़ करे, कुछ भी करे। हमने, हमारे अच्छे जो दोस्त हैं, मुसलमानों के दोस्त हैं, उन्होंने भी जो गैर मुस्लिम हैं और बहुत जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उन्होंने हमारे इस फैसले की सराहना की है। एक आखिरी सवाल, बिल्कुल लास्ट सवाल है, क्या ये दायर कब तक हो जाएगा, किस तरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? तैयारियां पूरी चल रही हैं, हमारे पूरे जो वकला हैं वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह डेट से पहले कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि भले ही जुफर फारूकी ये चाहते हो कि रिव्यू पिटीशन दाखिल ना हो और उनका अपना फैसला है, बोर्ड का अपना फैसला है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले में आखिर तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क भर में चल रहे दारुल क़ज़ा को गैरकानूनी करार देने और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने के मुतालबे ने जोर पकड़ लिया है। बोर्ड की निगरानी में चल रहे दारुल क़ज़ा को बंद करने के मुतालबे ने अब मुहिम की शक्ल इख्तियार कर ली है। एक मखसूस नजरिए की हामिल इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकला की तंजीम राष्ट्रीय स्वराज परिषद ने मुल्क भर में मिशन फॉर कॉमन सिविल कोड का आगाज किया है। तंजीम का कहना है कि एक मुल्क और एक कानून के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर पाबंदी लगाना जरूरी हो गया है। पेश है खास रिपोर्ट। यकसा सिविल कोड के मौजू पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुनक़िद होने वाले इजलास में वकला ने पूरे मुल्क में कॉमन सिविल कोड नाफिज करने का मुतालबा किया है। एक मखसूस नजरिया रखने वाले इन वकला ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसकी निगरानी में चलने वाले दारुल क़ज़ा पर भी पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। इनका कहना है कि यकसा सिविल कोड का इनकार करने वाले तमाम इदारों और तंजीमों पर पाबंदी लगनी चाहिए। अगर कॉमन सिविल कोड होता, समान नागरिक संहिता होता, तो किसी तरह का पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं होता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस दृष्टिकोण से अनैतिक ही नहीं, असंवैधानिक भी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं को न केवल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बल्कि किसी तरह के पर्सनल लॉ के नाम पे कोई संस्था बनी हुई है तो उसको समाप्त किया जाए। यकसा सिविल कोड के मिशन से जुड़े वाबस्ता वकला की दलील है कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की सरगर्मियां और उसके फैसले आइन के बुनियादी उसूलों के खिलाफ होते हैं। उनका कहना है कि मजहब के नाम पर लोगों को बुनियादी हुकूक से कतई महरूम नहीं किया जा सकता। हमारी सीधी मंशा यही है, यही अनुच्छेद 44 की मंशा है कि कोई आदमी विवाह कैसे करता है मतलब नहीं, कोई तलाक कैसे करता है मतलब नहीं, कोई एडॉप्शन कैसे करता है मतलब नहीं, लेकिन इनके द्वारा जो अधिकार उत्पन्न होंगे उन अधिकारों में किसी तरह मौलिक अधिकारों के विपरीत नहीं होना चाहिए। इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मुख्तलिफ दाखिली और खारजी मसाइल से दोचार है। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। शायद यही वजह है कि यह काफ़ी अरसे से फ़िरका परस्त अनासर के निशाने पर भी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकला के जरिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर पाबंदी लगाने का मुतालबा आने वाले दिनों में इसको मजीद मुश्किलात से दोचार कर सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की जानिब से मुसलमानों पर इंतहा पसंदी के इल्ज़ाम और MIM के खिलाफ की तनकीद पर मुस्लिम लीडरान ने नाराज़गी का इजहार किया है। वज़ीर आला ने गुज़िश्ता दिनों MIM का नाम लिए बगैर कहा था कि हैदराबाद की पार्टी के बहकावे में न आए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना अबू तालिब रहमानी ने वज़ीर आला पर मुसलमानों को गुमराह करने और उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मुस्लिम तबका रियासत में बदहाल है और मौजूदा हुकूमत से नाराज है। सियासत में एहसान फरामोशी बहुत आला दर्जे तक होती है। हमने खुद भी उनको मजबूत बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि अगर आप पर तनकीद की जाए और आपकी गलती को गलती कहा जाए तो आप उसे फ़िरक़ापरस्ती का रंग दे दें। वो जिन पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, क्या उनकी कोई बात बतौरे वो सबूत पेश कर दें कि वो मुल्क, संविधान, पार्लियामेंट, कानून और लोकतंत्र के खिलाफ हो? वो फटे हुए ढोल को नहीं बजाते हैं, भारत के संविधान का मुताला कर कर पार्लियामेंट में उसको पेश करते हैं। इख्तलाफात हो सकते हैं उनसे, हजारों इख्तलाफात, लेकिन यह कहना कि वो फिरका परस्ती को फरोग दे रहे हैं, ये बदतरीन इल्जाम है। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने के 5वें दिन धनबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार साबिक वजीर मनान मलिक ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर साबिक मरकजी वजीर सुबोध कांत सहाय भी उनके साथ मौजूद रहे। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए जुलूस की शक्ल में अजीम इत्तेहाद के लीडर और कारकुनान मनान मलिक के साथ रहे। दूसरे पानी की समस्या आज भी जो हमने किया था, उसके बावजूद जो है 5 बरस में उन्होंने जो है कोई खास काम नहीं किया जिससे पानी की सुविधा। मौजूदा विधायक है वो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद आप मैदान छोड़ दिए और कोई जनवादी मुद्दे पर आप आंदोलन नहीं किए, बिजली को लेकर संकट रहा या किसी भी मुद्दे पर आप संकट दूर मेरा काम नहीं करना है। हमने धरना दिया, हमारे प्रेसिडेंट ने धरना दिया, प्रदर्शन दिया, पानी के लिए दिया, बिजली के लिए दिया, और जो है जो लोग भूखे मर गए उसके लिए भी दिया। मैं बहुत ही अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूं कि मनान मलिक जैसे इस कोलांचल के गांधी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भाईचारा और सर्वधर्म समन्वय में लगाया है। उस व्यक्ति के लिए आने का मौका मिला और मैं जो उत्साह देख रहा हूं सब तरह के लोगों में, ये कोलांचल भी एक नया इतिहास बनाना। राजस्थान में मुसलमानों को तालीम के लिहाज से आगे बढ़ाने के लिए शुरू किए गए मदरसा बोर्ड के हालात खराब हैं। राजस्थान में हुकूमत बदले हुए 1 साल होने के करीब है, लेकिन अभी तक मदरसा बोर्ड चेयरमैन की सीट खाली है। इलेक्शन के दौरान अक़लियतों की तालीम के नाम पर जो वादे किए गए थे वो अधूरे से नजर आ रहे हैं। ना तो मदरसों के हालात में सुधार हो रहा है और ना ही मदरसा पैरा टीचर्स के वादे पूरे हो रहे हैं। आलम यह है कि मदरसों का बजट और सहूलतें कम होती जा रही है। आए दिन मांगों के लिए मदरसों के असातिज़ा को जयपुर आना पड़ता है और बोर्ड के ऑफिस को ताला डालकर नारेबाजी करनी पड़ती है। जनवरी 2019 के बाद से मदरसा बोर्ड चेयरमैन और सदस्यों के पद खाली हैं। मदरसा बोर्ड का ना तो स्टाफ इतना परिपूर्ण है कि मदरसा बोर्ड की समस्त गतिविधियों का संचालन सुचारू रूप से हो सके और ना ही जिला स्तर पर सुचारू मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। मदरसा बोर्ड का जिला स्तर पर कोई ढांचा खुद का नहीं है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के जरिए ही सारे काम होते हैं। अब तकलीफ ये आ रही है कि ना तो मदरसा बोर्ड का चेयरमैन है ना मेंबर हैं, तो मदरसा बोर्ड का कोई धनीधोरी नहीं है। अफसरशाही पूरी तरीके से हावी है और इस बात से काफ़ी सारी जो योजनाएं हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है और बोर्ड के जो जरूरी काम हैं वो भी डिले हो जाते हैं। और हमारे हुकूमत से जो मुतालबात है वो ख़ास तौर से जब इंतखाबी मंशूर के अंदर जो वादे किए थे उस वादों के अकॉर्डिंग जो हमारे मसाइल है वो हम चाहते हैं कि हुकूमत राजस्थान के अंदर वो हमारे मसाइल दूर हो और जितनी हमारी जो मदरसों की दुर्दशा हो रही है, ख़ास तौर से मदरसा पैराटिस्ट के नियमितीकरण का मामला है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था मदरसा शिक्षा सहायक भर्ती 2013 के 6000 पदों का जो रिजल्ट ही आउट हो रहा है, तो बहुत सारे हमारे पैराटिस्टों को राहत मिल जाएगी। मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले तो SPQM योजना को प्रोवाइड लागू करो। मदरसा पैराटिस्ट का ओनेरियम है वो आज कम मानदेय के अंदर एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन की उम्मीद नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी हमारा रेजोल्यूशन पास किया हमने सारी मांग पत्र का। मुझे तो नहीं लगता कोई भी सियासी जमात आती है, पार्टी आती है, वो अपने मफादात को लेकर के और बरसर इक़्तिदार होती है वो आ जाती है अपने, और फिर उसके बाद जो वादे किए हुए होते हैं वो सब भुला दिए जाते हैं। जो मैनिफेस्टोज़ के अंदर वादे किए गए हैं, इलेक्शन से प्री इलेक्शन जो वादे किए गए थे, मैं तो आपकी ये कहना चाहूँगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो इसको ऑब्ज़र्व करे कि जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, उसकी ऑब्ज़र्वेशन की और उनकी मॉनिटरिंग की वो होनी चाहिए। उसमें टाइम लिमिट भी होना चाहिए और बाउंडेशन भी होना चाहिए।
अगर वो उसको फुलफिल नहीं करती हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। इदारे में हुकूमत है हमारी, इनसे बड़े अदब के साथ दरख्वास्त है कि माइनॉरिटीज़ के जितने भी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हुआ आपका, या मदरसा बोर्ड है, हज कमेटी है, इनमें लोगों के अपॉइंटमेंट चाहे वो प्रेसिडेंट की हैसियत रखते हो या चेयरमैनशिप की, इतना डिले कर देना और उस काम को मालूम नहीं चलता है कि हुकूमत जब आधा अपना सेशन पूरा कर लेती है तो उन लोगों की नियुक्तियाँ होती हैं। तो कहने का मतलब ये, जैसे ख़ास करके मदरसा बोर्ड है या माइनॉरिटी कमीशन है, इनसे काम लिया जाए, ऐसे चेयरमैन वहाँ पे अपॉइंट किए जाएं जो काम कर सके, मिल्लत और मुल्क की तरक्की के लिए काम की जा सके। अभी देखिए, मदरसों के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान में 3240 रजिस्टर्ड मदरसे हैं, जिसकी अचानक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इमदाद बंद कर दी है और उनके रनिंग होने के ऊपर ख़तरा मंडराने लगा है। राजस्थान गवर्नमेंट ने 1 करोड़ 88 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी है, ऊँट के मुंह में जीरा की तरह है, क्योंकि इससे बहुत कम मदरसे हैं जो शुरू हो सकते हैं या रनिंग कर सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो कहती कुछ है, बात तो ये हो रही है कि सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए, लेकिन वो ज़मीन के ऊपर अगर हम देखें तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। अहम खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, गवर्नर से मिलने पहुंचे हैं महाअघाड़ी के लीडर, हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे। उद्धव ठाकरे को महाअघाड़ी का लीडर चुना गया है। आपको बता दें, काफी अहम खबर है, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है। गवर्नर से मिलने महाअघाड़ी के लीडर पहुंचे हैं, हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे। महाअघाड़ी का लीडर के तौर पर उद्धव ठाकरे को चुन लिया गया है। आपको बता दें कि आज ही देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि फ्लोर टेस्ट होना है। अब ऐसे में बीजेपी ने मान लिया है कि वो ऑपोजिशन में और गवर्नर से मिलने महाअघाड़ी के लीडर पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में प्याज की कीमतों में मजीद रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते तक 40 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने वाली प्याज अब 80 से 110 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। अवाम ने प्याज की बढ़ती हुई कीमतों को काबू में करने हुकूमत से मुतालबा किया है। प्याज की बढ़ती हुई कीमतों पर हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने जायजा लिया। इसी तरह हैदराबाद में भी प्याज की कीमत आसमान को छू रही है। क्या सूरत हाल है, क्या कीमत है, और जो यहाँ पर खरीदार हैं, आवाम हैं, वो प्याज की कीमत को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये बात करेंगे। जी, घरों पे 70 रुपए बेच रहे हैं जी, 40-50 होंगे बोल के आए तो यहाँ पर भी 80-70 बता रहे हैं। महंगी है प्याज, कैसा जीने गरीब प्याज का दाम बढ़ जाएगा, गरीब लोग खरीद ही नहीं सकते। कीमत काहे को बढ़ रहा है, गवर्नमेंट को। यहाँ पे हैदराबाद में कहाँ से आती प्याज? कर्नाटक से आती। तो इस साल क्या कम है प्याज, कम आ रही है यहाँ पे प्याज? कमा रहा हर चैनलों में बतला रहे बराबर, प्याज के बारे में बतला रहा, सब चीज़ के बारे में बतला रहा, मगर कोई तवक्को नहीं दे रहे उसके ऊपर। ऐसा उसके ऊपर बराबर बयान होने के बाद में कुछ तवज्जो लेना कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। रेट आने का तो बिल्कुल बढ़ते ही जा रहे हैं। गुजरात में बड़ा तूफान आ गया, इससे बहने से महंगा हुआ। करेंगे तो 110 बेचना ही पड़ता, तो नहीं चलता ना हमारे। जी जी जी, इसके ऊपर ये जिंदगी पूरा। सोना के भाव में दे रहे प्याज भी, अब खाएंगे भी तो सोना खाएंगे हम लोग। क्या गरीब इंसान कैसा जीएगा भाई? बोलो केसीआर साहब को रेड़ा कम करो बोल के, कभी तरकारी पे बढ़ा देते, कभी टमाटे पे बढ़ा देते, कभी प्याज पे बढ़ा देते। ये क्या है, कभी पेट्रोलों पे बढ़ा देते, कभी जाते रहे तो चालान आ दे देते। जीएंगे कैसा हम लोग? मुस्लिम बादशाहों ने अदल और इंसाफ को कायम रखते हुए हिंदुस्तान में हुकूमत की। मौजूदा दौर में मुस्लिम हुक्मरानों के कारनामों और कुर्बानियों को नज़रअंदाज करने और फरामोश करने की कोशिश की जा रही है। बेंगलुरु में मुनक्किदा सेमिनार में इन ख्यालात का इजहार किया गया। मुस्लिम दौर हुकूमत की तारीख के उन्वान पर एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार के जरिए अपील की गई कि मुल्क की तारीख के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न की जाए। मुस्लिम दौर हुकूमत की मुद्दत तकरीबन 1000 साल है। इस 1000 साला दौर हुकूमत में मुस्लिम हुक्मरानों ने मुल्क अज़ीज़ को पूरी तरक्की अता की। तालीम, सनत व हिरफत, फ़न तामीरात वग़ैरह हर पहलू से आबाद किया। मुस्लिम जो तारीख़ रही है, इन्होंने कभी अब तलवार के ज़ोर पर यहाँ किसी हिंदू को मुसलमान नहीं बनाया और मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाए हों,
ऐसी जुर्रत कभी नहीं की, किसी ने नहीं की। कहीं सियासी नुक्ते नज़र से कुछ बात हुई हो तो वो हिंदू मुस्लिम का मसला कभी नहीं रहा है। मुस्लिम हुक्मरानों ने इसको सजाया, इसको आबाद किया, इसको रौनक रखा, इसको कभी इसके बहसत एक मुल्क कभी तबाह होने नहीं दिया। इसको बहलुल लोधी पहला बादशाह था, तो इसने जब हुकूमत की तो अपने वज़रा में से बहुत सारे हिंदुओं को वज़ीर बनाया था और बहुत सारे इलाके का हुक्मरान बनाया था, और हिंदुओं की मदद में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग की उसने। बाबर के ज़माने में उसके कमांडर ने मस्जिद बनवाई, लेकिन वो मस्जिद मंदिर गिराकर नहीं बनाई गई, इसलिए कि वो ख़ुद अपने बेटे हुमायूं को जो नसीहत किया है, उस नसीहत के अंदर ये बात है कि बेटा मंदिरों का इन्हदाम ना करो, मंदिरों को मिस्मार ना करो, हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के लोगों का ख्याल रखो। मेरे मकाले का उन्वान सल्तनत खुदादात है। ये सल्तनत खुदादात हिंदुस्तान में 1750 से 1799 तक तकरीबन 50 साल रही। इस सल्तनत के दो बादशाह गुजरे, एक नवाब हैदर अली और दूसरे उनके बेटे टीपू सुल्तान। इन दोनों ने अंग्रेज़ी साम्राज्य के ख़िलाफ़ बहुत ज़ोर का मुकाबला किया। एक और बात यह है कि टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा तरक्की दी, तालीम में, सन्नत और हिरफत में, टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान को बहुत ऊंचा मकाम दिया। फिर इसी तरह टीपू सुल्तान ये रॉकेट के भी मुजिद थे,